हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बायोलॉजी जोन में पुनः आपका स्वागत है। मैं ओपी सर, कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 को आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल हमने परागकण, जो पुष्प का नर प्रजनन अंग है, हमने उस पर चर्चा की थी। कुछ बच्चों ने रिप्लाई दिया, कुछ बच्चों ने अभी शायद देखा तक नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो रिप्लाई करते रहिए समय समय से, ताकि मैं भी आप लोगों के रिप्लाई से मोटिवेट हूँ। तो बच्चों, हमने कल परागकण की बात की थी, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, जो पुष्प का नर प्रजनन अंग है, जिसे हम लोग लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मुख्यतः स्त्री केसर पर। आज हम चर्चा करेंगे स्त्री केसर पर, जिसे हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, जिसमें बीजाशय पाया जाता है, जो फलन की प्रक्रिया में सहभागी होता है। बच्चों, यहाँ पर मैं एक आपको स्त्री केसर के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहूँगा। बच्चों, स्त्री केसर, जिसे हम लोग गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में बीज कहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में बीज कहते हैं। बच्चों, अगर हम स्त्री केसर की बात करें, ये पुष्प का मादा प्रजनन अंग है, स्त्री जनन अंग जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम सामान्यतः जायांग भी कहते हैं। बच्चों, मैं पुनः एक बार आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पुष्प मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। जिनमें वर्तिकाग्र अंडाशय साथ ही पाए जाते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और जिनमें वर्तिकाग्र अलग हो, अंडाशय अलग हो, ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्प में परागकोष्ठ पाए जाते हैं। परागकोष्ठ जिनमें परागकण ठसाठस भरे हुए होते हैं। परागकणों की संख्या करोड़ों अरबों में हो सकती है। परागकण जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जो पुष्प का नर प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। और अब हम यदि मादा पुष्प की बात करें, मादा पुष्प जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, जिसे हम जायांग भी कहते हैं, और परागकण को हम पुमंग कहते हैं। अर्थात पुष्प के कितने अंग हैं? दो, पुमंग और जायांग। पुमंग अर्थात नर, जायांग अर्थात मादा। अब बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, जायांग जो होता है वो स्त्री केसर का प्रतिनिधित्व करता है। स्त्री केसर मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, एकांडपी या बहुआंडपी। पुनः एक बार मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा बच्चों। जायांग अर्थात स्त्री केसर, पुमंग अर्थात पुंकेसर। जायांग ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एकांडपी और बहुआंडपी। एकांडपी और बहुआंडपी समझना एकदम आसान है बच्चों। यहाँ पर आंडपी अर्थात क्या? अंडपी अर्थात बच्चों बीज, बहुत सामान्य भाषा है। बीज, बीज किसी भी फल में यदि एक ही हो, बीज यदि किसी भी फल में एक ही हो, तो उसे हम एकांडपी कहते हैं। यदि किसी भी फल में बीज बहुत सारे हों, उसे हम बहुआंडपी कहते हैं। बच्चों, एकांडपी का उदाहरण है आम।
और बहुआंडपी का उदाहरण है तरबूज और पपीता। बच्चों पुनः एक बार मैं रिपीट करूँगा, हमारा जो दूसरा टॉपिक है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जायांग, स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड, भ्रूणकोश जिसे हम लोग कहते हैं। जायांग अर्थात हम यहाँ पर बीज का अध्ययन कर रहे हैं जो मादा प्रजनन अंग है। जायांग पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग है। जायांग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एकांडपी एवं द्विआंडपी या बहुआंडपी भी हम इसे कहते हैं। एकांडपी अर्थात ऐसे फल जिनमें केवल एक ही बीज हो, ऐसे फलों को हम एकांडपी कहते हैं। उदाहरण आम। बहुआंडपी अर्थात जिनमें बहुत सारे बीज हों, ऐसे फलों को हम बहुआंडपी कहते हैं। उदाहरण पपीता और तरबूज। अब बच्चों इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग को समझाऊंगा। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। ध्यान से देखिए, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। क्या है ये युक्तांडपी और बहुआंडपी क्या है? इसे भी बहुत समझना आसान है। बच्चों आप लोगों ने पपीता देखा होगा और तरबूज देखा होगा। अगर आप लोग नहीं भी देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोग को ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ मैं। बच्चों ये आपके स्क्रीन पर है तरबूज और ये है पपीता। बच्चों जैसे कि मैंने बताया, तरबूज और पपीते की हम बात करें तो यहाँ पर बीज की रचना आप देखिए, बीज की रचना देखिए और बीज की व्यवस्था देखिए। बच्चों यदि हम इस पर विस्तृत चर्चा करें तो ये पपीता का बीज है, बहुआंडपी। बहुआंडपी अर्थात इसमें 2 से अधिक या 4 से अधिक बीज उपस्थित हैं। तो ये किस फल का उदाहरण हुआ? जायांग के बहुआंडपी का। अब बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें तरबूज, तरबूज में भी आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे बीज हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाले फल में देखिए काफ़ी सारे बीज हैं। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ? बहुआंडपी का। हम चर्चा कर रहे थे युक्तांडपी और मुक्तांडपी। समझना एकदम आसान है। अंडपी अर्थात बीज, बीज जो होता है वो पुष्पों की या फलों की या किसी भी वृक्ष की अगली पीढ़ी को खोलता है। अब बच्चों यहाँ पर हम जान लेते हैं युक्तांडपी और मुक्तांडपी क्या है। बच्चों यहाँ पर मैं कुछ आकृति के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। बच्चों हम पुष्प की रचना देख लेते हैं, पुष्प की आंतरिक रचना और बाह्य रचना। यहाँ पर वर्तिकाग्र है। अगर हम इसे और नज़दीक से देखना चाहें तो इसकी रचना ऐसी दिखती है। वर्तिकाग्र जो पराग कण को ग्रहण कर वर्तिका की सहायता से अंडाशय तक पराग कण को पहुंचाता है। बच्चों यदि अंडाशय एक हो तो उसे हम एकांडपी कहते हैं, यदि एक से अधिक हो तो उसे हम बहुआंडपी कहते हैं। अब आंडपियों की भी रचना 2 प्रकार की है, युक्तांडपी और मुक्तांडपी।
यदि बीज एक दूसरे से संलग्न हो, एक दूसरे से जुड़े हों, उसे हम युक्तांडपी कहते हैं। और यदि बीज एक दूसरे से फैले हों तो उन्हें हम मुक्तांडपी कहते हैं। बच्चों, ये था पुष्प की रचना। अब यहाँ पर हम देखें तो ये रचना जो है इसे हम अंडप कहते हैं। बच्चों, अंडप और अंडाशय में क्या अंतर है, इसे हम और आसानी से समझ लेते हैं। जब अंडाशय निषेचित हो जाता है पराग कणों के साथ तो उसे अंडाशय कहते हैं, और अनिषेचित अंडे को हम अंडप कहते हैं। तो ये था बच्चों बीजों की रचना। अब हम स्त्री केसर के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर प्रत्येक स्त्री केसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुनः एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, स्त्री केसर के मुख्य कितने भाग होते हैं, यह आपका VSQ है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बच्चों, अगर हम वर्तिकाग्र की रचना जाने या वर्तिका की रचना सबसे पहले जानना चाहें, वर्तिका जो होता है यह पतला भाग होता है। वर्तिकाग्र के नीचे की जो रचना कहलाती है पतले डंडे जैसी, उसे हम वर्तिका कहते हैं। वर्तिकाग्र फूला चौड़ा हुआ भाग होता है जो पराग कणों को ग्रहण करता है। अब अगर हम अंडाशय की बात करें तो बच्चों, अंडाशय यह एक स्त्री केसर का उभरा हुआ भाग है। यह स्त्री केसर का एक उभरा हुआ अर्थात फूला हुआ भाग है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। यह गुहा जिसे हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। आप देख सकते हैं, मैं पुनः हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसे हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं, जो अंदर की ओर एक नाल से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम अपरा कहते हैं। बच्चों, अंडाशय अर्थात भ्रूणकोश। अंडाशय मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। अंडाशय आप जानते हैं अच्छी तरह बच्चों, जिसे हम लोग बीज भी कहते हैं। अर्थात बीज के उदाहरण कितने प्रकार के हैं बच्चों? 2, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिन अंडाशयों में बीजांडों की संख्या अधिक हो या 2 से अधिक हो, तो ऐसे बीज को हम बहुआंडपी कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको पहले ही समझा दिया, पपीता, तरबूज एवं आर्किड। बच्चों, आर्किड एक जंगली वनस्पति है, बीजधारी। और ऐसे अंडाशय जिनमें बीजांडों की संख्या केवल 1 हो, उदाहरण गेहूं, धान और आम।
बच्चों हम स्त्री केसर को पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर है जिसे गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एकांडपी और बहुआंडपी। ऐसे अंडाशय जिनमें बीजों की संख्या एक हो उन्हें हम एकांडपी कहते हैं, और जिनमें बहुत सारे हो उन्हें हम बहुआंडपी कहते हैं। बच्चों अंडपी दो प्रकार के हो सकते हैं, युक्तांडपी और मुक्तांडपी। यहाँ पर हालांकि वियुक्तांडपी दिया गया है बच्चों। युक्तांडपी अर्थात जो बीज एक दूसरे से चिपके हुए हों या जुड़े हुए हों उन्हें हम युक्तांडपी कहते हैं, और बीज जो एक दूसरे से फैले हुए हों उन्हें हम वियुक्तांडपी कहते हैं। बच्चों स्त्री केसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। उदाहरण वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र जो होता है वो परागकण को ग्रहण कर वर्तिका के द्वारा अंडाशय तक पहुंचाने का काम करता है। अंडाशय ये स्त्री केसर के आधार भाग में उभरा हुआ फूला हुआ भाग होता है, जो कि मुख्यतः 2 प्रकार का होता है अंडाशय, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। हम इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा स्त्री केसर अर्थात गुरु बीजाणुधानी की रचना। अब बच्चों जब पराग, हम इस पर चर्चा करेंगे बच्चों। जब परागकण वर्तिकाग्र की सहायता से वर्तिकाग्र पर स्थापित होता है उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण अर्थात बच्चों पुष्पों का प्रजनन। जब परागकण अंडाशय में स्थापित होता है तो उस समय कोशिकाओं के विभाजन की शुरुआत होती है, अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु की रचना को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ बच्चों, गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा व्यक्त कीजिए। जब बच्चों परागकण अंडाशय में स्थापित होते हैं उस समय कोशिका विभाजन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसकी सहायता से गुरु बीजाणु की रचना होती है। इस पूरे प्रक्रम को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब गुरु बीजाणुओं की रचना में परिवर्तित होती है या गुरु बीजाणु जनन की रचना की शुरुआत होती है तो वह अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। बच्चों हम गुरु बीजाणु जनन देख रहे हैं, इसे समझना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने बताया था, सभी वनस्पतियों का अपना अपना प्रजनन काल निश्चित है। कुछ ठंडी में प्रजनन करते हैं, कुछ गर्मी में प्रजनन करते हैं, कुछ बरसात के मौसम में प्रजनन करते हैं। बच्चों जब परागण की प्रक्रिया होती है, परागण अर्थात पुष्प के पराग कणों का मादा अंडाशय पे स्थानांतरण, जब परागकण वर्तिकाग्र पर स्थापित होते हैं, अंडाशय तक पहुंचते हैं वर्तिका की सहायता से, उस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है अर्धसूत्री विभाजन से। गुरु बीजाणु जनन की शुरुआत होती है अर्धसूत्री विभाजन से। अब
अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। बच्चों क्या समझे हम? गुरु बीजाणु जनन अर्थात क्या? बहुत सिंपल है। जब पुष्पों का प्रजनन हो जाता है तो पुष्प अपनी शाखाओं से झड़ जाते हैं। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद तब उस समय फल का निर्माण होता है। फलों के निर्माण के साथ साथ फलों के अंदर की सतह पर बीज का भी निर्माण होता है। बच्चों हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे गुरु बीजाणु जनन पर। गुरु बीजाणु जनन अर्थात बीज का निर्माण। यहाँ पर अगर हम देखें अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में केवल एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है। बच्चों पुनः एक बार, गुरु बीजाणु जनन में या गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। इन 4 गुरु बीजाणुओं में केवल एक ही कार्यशील होता है। केवल एक ही कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 जो होते हैं वो अविकसित होते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते। बच्चों पुनः एक बार, गुरु बीजाणु जनन अर्थात क्या? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन की सहायता से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में केवल एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 जो होते हैं वो अविकसित होते हैं। अब एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज कहते हैं या एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। बच्चों ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 2 नंबर में आता है। एक बीजाणुज अर्थात क्या? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में केवल एक कार्यशील होता है, जबकि 3 अविकसित होते हैं। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनने की विधि को एक बीजाणुज कहा जाता है। बच्चों आपका 2 से 3 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न मैं भी आपको होमवर्क में दूंगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद। आगे हम देखते हैं बच्चों, भ्रूणकोश के निर्माण को अगर हम विस्तृत से अध्ययन करें भ्रूणकोश के निर्माण को यदि हम और विस्तृत से अध्ययन करें तो यहाँ पर एक गुरु बीजाणु पुनः केंद्रक के समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश का निर्माण करता है। बच्चों बहुत सिंपल है, 4 भ्रूणकोश में से एक ही केवल कार्यरत होगा और 3 नष्ट हो जाएंगे। अब वह 1 का विभाजन 2 में होगा, 2 का 4 में होगा, 4 का 8 में होगा। बच्चों यहाँ पर कोशिका विभाजन कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन।
गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना हुई, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हुई, जिसमें 4 गुरु बीजाणु बने, 3 खराब हो गए, 1 कार्यशील रहा। अब युग्मोद्भिद के निर्माण में, युग्मकोद्भिद के निर्माण में वह 1 गुरु बीजाणु जो कार्यशील था, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया। इस तरह 8 कोशिकाओं वाले भ्रूण का निर्माण होता है। इस तरह बच्चों 8 कोशिकाओं वाले भ्रूण का निर्माण होता है। अब बच्चों इसके आगे और हम चर्चा करते हैं। हमने सबसे पहले 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण किया, 4 में से 3 नष्ट हो गए अपने आप, 1 आगे बढ़ा, 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ। अब यह 8 न्यूक्लिएट वाला चरण कोशिका भित्ति का नींव डालता है, अर्थात कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब इस कोशिकाओं के विवरण में अगर हम देखें, 8 में से केवल 6 न्यूक्लियाई वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो भित्ति से घिरी होती हैं। मतलब 8 कोशिकाओं का निर्माण हमने भ्रूण कोश में किया, उस 8 में से 6 कोशिका भित्ति से घिरी होगी, जबकि 2 बिना भित्ति की होंगी। जो कोशिका अर्थात 8 में से 6 कोशिका भित्ति से घिरी होती है उसे हम न्यूक्लियाई भित्ति कहते हैं। और बची शेष 2 कोशिकाएं उसे हम ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसे हम ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन पे हमने कल ही चर्चा कर ली थी मेरे पहले वाले वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, अर्थात पुष्प का मादा प्रजनन अंग। बच्चों अंडपी, एकांडपी, बहुआंडपी, युक्तांडपी, मुक्तांडपी। गुरु बीजाणु जनन के दौरान 4 कोशिका बनी, 4 में से 3 नष्ट हो गई, 1 बची, 1 का पुनः विभाजन हुआ। गुरु बीजाणु जनन के चरण में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि युग्मोद्भिद के निर्माण में समसूत्री विभाजन होता है। जब भ्रूण कोश का निर्माण होता है तब उस समय समसूत्री विभाजन की सहायता से 1 गुरु बीजाणु का विभाजन 2 भ्रूण कोश में होता है, 2 समसूत्री विभाजन के द्वारा 4, 4 पुनः समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 केंद्रीय भ्रूण कोश की रचना करते हैं। अभी 8 में से 6 न्यूक्लिएट अर्थात 6 केंद्रीय में कोशिका भित्ति पड़ती है, जिसे हम न्यूक्लियाई भित्ति कहते हैं। शेष बचे 2 में भित्ति का निर्माण नहीं होता, ऐसी कोशिकाओं को हम ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पुनः। आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए होमवर्क के लिए। कुछ प्रश्न इस टॉपिक से जुड़े हुए मैं दे रहा हूँ, जो आपको मुझे एक पेज पर लिखकर फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप। बच्चों मैं पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होमवर्क के लिए रेडी हो जाइए एक कॉपी और पेन लेकर, जो हमारे और आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए
पहला प्रश्न लिखिए, जायांग यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न बच्चों, जायांग को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न बच्चों, युक्तांडपी और मुक्तांडपी उदाहरण सहित समझाइए। युक्तांडपी और मुक्तांडपी उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न बच्चों, स्त्री केसर के मुख्य भागों का नाम बताइए। स्त्री केसर के मुख्य भागों का नाम बताइए। अगला प्रश्न बच्चों, गुरु भी जाणु जनन अर्थात क्या? संक्षेप में समझाइए। संक्षेप में समझाइए। अगला प्रश्न बच्चों, बहुत आसान, युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के निर्माण की विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। बच्चों पुनः एक बार, युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के निर्माण की विस्तृत चर्चा कीजिए। बच्चों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि नहीं भी समझ में आया, वनस्पति के बारे में है, वनस्पति के विषय में है, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ होगा हमारे लिए, लेकिन अगर हम इसे बार बार सुने और समझें तो ये हमारे लिए इतना कठिन नहीं होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों। आप लोग से विनती करता हूँ आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए, जितना हो सके उतना सुनिए, और होमवर्क पे विशेष करके ध्यान दीजिए। कल हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ बच्चों, दूसरे चैप्टर का कंटिन्यू करते हुए। इसके अलावा यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे एनी टाइम फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर विराम देता हूँ बच्चों, और रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से कि आप लोग मेरे अपलोड किए हुए वीडियो को देखिए। ये आपको नॉलेज देगा, नीट की तैयारी करवाएगा। काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो बच्चों। यदि आप लोग इसे देखेंगे, समझेंगे, मुझसे डाउट पूछेंगे, तो मैं भी अपने आप पे प्राउड फील करूँगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।